अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर MBBS बायोकेमिस्ट्री सत्यनारायण बुक से हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं, प्रोटीन्स एंड अमाइनो एसिड्स। और जो इसका टॉपिक अब हमने पढ़ना है वो है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक है, इसके अंदर हम लोग ना फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम लोग जल्दी जल्दी देखते जाते हैं कि इसमें एक सॉल्युबिलिटी आती है, तो ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और वाटर सॉल्युबल जो चीज़ें होती हैं वो फेट सॉल्युबल नहीं होती। ठीक है, तो ये क्या है कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के अंदर सॉल्युबल नहीं होते, और जो है ना वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। फिर मेल्टिंग पॉइंट है, तो मेल्टिंग पॉइंट का बताया हुआ है कि इनकी बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होती है, और बताया हुआ है कि 200 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेल्टिंग पॉइंट होती है, तो ये बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट हो गई। फिर टेस्ट के हवाले से बताया हुआ है कि टेस्ट के अंदर ये लोग जो ये अमाइनो एसिड्स होते हैं ये कुछ मीठे होते हैं, तो मीठे जो अमाइनो एसिड होते हैं उनमें बताया हुआ है ग्लाइसिन, एलेनिन और वेलिन। ठीक है, कुछ टेस्टलेस होते हैं जिसमें ल्यूसिन का बताया हुआ है, और कुछ जो है बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं, तो उसमें आर्जिनिन और आइसोल्यूसिन का बताया हुआ है। फिर ये है कि एक ना मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जो कि ग्लूटामेट अमाइनो एसिड है, उसका जो है ना डेरिवेटिव एक मिल जाता है हमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट। तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट जैसे हम अजीनोमोटो कहते हैं अपनी आम ज़बान में, और उसके अलावा जो है ना इसे चाइनीज़ साल्ट भी कहते हैं। तो इसके बारे में बताया हुआ है कि ये होता है कि अक्सर कुछ लोग होते हैं ना, उनमें चाइनीज़ लोग एक तो इसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कुछ लोग होते हैं वो इंटॉलरेंट होते हैं तो मोनोसोडियम ग्लूटामेट, यानी कि वो हज़म नहीं कर पाते मोनोसोडियम ग्लूटामेट को। तो इसकी वजह से ना उनमें कुछ जो है ये इंटेक करने के बाद ना कॉम्प्लिकेशंस दिखने को मिलती हैं। तो कुछ वो पर्सन जो कि इंटॉलरेंट होते हैं मोनोसोडियम ग्लूटामेट से, और अगर वो उसका इंटेक कर लें तो उनमें एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट सिंड्रोम हो जाता है जिसे हम कहते हैं। फिर उसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन वो कॉम्प्लिकेशंस जो हैं वो रिवर्सिबल होती हैं। ठीक है, तो इतना कुछ जो है ना ये है नहीं। फिर जो है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ देखते हैं, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, वो कंपाउंड जिनके अंदर एसिमेट्रिक कार्बन होता है ना, यानी वो कार्बन जिसके ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे होते हैं, तो वो कंपाउंड्स क्या करते हैं, जब उन पे लाइट फॉल करती है तो वो लाइट को डेविएट कर देते हैं टुवर्ड्स राइट और टुवर्ड्स लेफ्ट। ठीक है, तो उनको कहते हैं हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स। ये चीज़ मैंने पहले भी समझाई हुई है। तो जितने भी अमाइनो एसिड्स होते हैं वो अमाइनो एसिड जो होते हैं ना ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें 4 डिफरेंट ग्रुप्स मिलते हैं हमें अल्फा कार्बन पे, सिवाय ग्लाइसिन के, क्योंकि ग्लाइसिन में हमें 2 तरफ हाइड्रोजन मिलता है। ठीक है, आपने देखा होगा इसका जो है स्ट्रक्चर। तो इसलिए ग्लाइसिन जो होता है वो एक एक्सेप्शन होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, बाकी उसके अलावा सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिनमें 2 एसिमेट्रिक कार्बन्स होते हैं, जैसे आइसोल्यूसिन और थ्रोनिन। तो आप लोग इनके स्ट्रक्चर्स देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। फिर है अमाइनो एसिड एज एम्फोलाइट। ठीक है, अब एम्फोलाइट जो है, एम्फोलाइट क्या कहते हैं हम लोग, वो सब्सटेंसेज जो कि बिहेव करते हैं एज एन एसिड और एज अ बेस, दोनों के तौर पर बिहेव करेंगे तो उन्हें हम कहेंगे एम्फोलाइट। ठीक है, लेकिन एम्फोलाइट का कॉन्सेप्ट और उसके आगे मजीद ज्वेटर आयन का, आइसोइलेक्ट्रिक पीएच का जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको अपने तरीके से थोड़ा सा समझाना चाहूँगी। तो अब आप ये देखें, मैंने बताया हुआ है कि अमाइनो एसिड जो हैं वो एम्फोलाइट हैं, तो वो एसिड और बेस दोनों के तौर पे बिहेव करेंगे। अब एसिडिक प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना अमाइनो एसिड की, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप की वजह से होती हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि ये डोनेट करेगा H आयन, तो यहाँ से H जो है ना हाइड्रोजन डोनेट करेगा या प्रोटॉन डोनेट करेगा, तो ये बन जाएगा जो है ना, ये देखें इस पर नेगेटिव चार्ज आ गई। फिर बेस जो है ना, बेस वो होगा ड्यू टू अमाइनो ग्रुप, बेस के तौर पर बिहेवियर अमाइनो ग्रुप शो करेगा। तो अमाइनो ग्रुप क्या करेगा कि जो है एक्सेप्ट करेगा अपने सराउंडिंग से प्रोटॉन, और फिर ये जो है NH3 प्लस जो है कैटाइन के ना कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक हो गया, तो ये है कि अब मैं ना आपको इसको समझाती हूँ कि ये असल में ये चीज़ है क्या। देखिए, अमाइनो एसिड ड्यूअल बिहेवियर कर रहा है एज एसिड और एज अ बेस, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा कि वो उसका बिहेवियर कब कैसा होना चाहिए, तो वो ना उसके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है। अब क्या हुआ कि मैंने ना एक एसिडिक एनवायरनमेंट है, उसके अंदर एक अमाइनो एसिड को डाला। ठीक है, अब ये एसिडिक एनवायरनमेंट है तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होंगे, उनकी कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। तो देखें, एसिडिक एनवायरनमेंट में हाइड्रोजन को डाला, तो अब ये क्या हुआ कि बहुत सारे हाइड्रोजन है ना, तो यहाँ पर जो है अमाइनो एसिड होगा वो यहाँ से हाइड्रोजन की इंटेक करना शुरू करेगा। और जब प्रोटोन को लेता है कोई भी सब्सटेंस, तो वो तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती है ना, यानी ये बेस का काम होता है कि वो प्रोटोन को एक्सेप्ट करता है। तो यहाँ पर ये एक्सेप्ट करना शुरू करेगा, और एक्सेप्ट कौन करेगा, जिसका ये अमाइनो ग्रुप है ना ये एक्सेप्ट करेगा। और फिर इसके ऊपर यहाँ पर आ जाएगी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। तो वो मैंने क्या किया है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बस इस ग्रुप को दिखाया हुआ है NH3 प्लस, यानी ये कैटाइन के ना कन्वर्ट हो गया। तो सिंपली बात ये है कि जब हम लोग इसको एसिडिक एनवायरनमेंट में डालेंगे अमाइनो एसिड को, तो ये बेसिक बिहेवियर शो करेगा, एज अ बेस बिहेव करेगा। और वही है कि देखें, लो pH में डाला तो एसिडिक एनवायरनमेंट है, और फिर इसने यहाँ पर कैटाइन की फॉर्मेशन कर दी, क्योंकि यहाँ से इसने प्रोटोन को एक लिया है। और देखें, प्रोटोन लिया है, इलेक्ट्रॉन नहीं लिया, कभी आप उसको इलेक्ट्रॉन से कन्फ्यूज़ करें। इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होती है, तो इसीलिए हम लोग जब इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एनायन बनता है। लेकिन यहाँ पे तो प्रोटॉन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज लिए ना इसने, प्रोटॉन के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन तो नहीं है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगी। ठीक है, ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी, तो हम इसको कैटाइन कहेंगे। ठीक हो गया, फिर उसके बाद
जो है बेसिक एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो बेसिक एनवायरनमेंट में अब मैंने क्या किया, यहाँ पर रख दिया अमाइनो एसिड। और बेसिक एनवायरनमेंट है तो यहाँ पर जो है ना हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी, प्रोटॉन्स की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी। तो क्या होगा कि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड है ना वो हाइड्रोजन डोनेट करना स्टार्ट करेगा, एक प्रोटॉन डोनेट करना स्टार्ट करेगा। और डोनेट करने वाली प्रॉपर्टी तो एसिडिक प्रॉपर्टी होती है। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होगा ये हाइड्रोजन को अपने पास से प्रोटॉन को डोनेट करेगा और ये बन जाएगा, ये देखें इस पर नेगेटिव चार्ज आ गई, क्योंकि इसने ओवरऑल इस पर जितनी चार्ज थी उसमें से एक पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गई ना, तो अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक हो गया, पहले न्यूट्रल था, नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज बैलेंस थी, लेकिन अब जो है इसमें से पॉजिटिव चार्ज चली गई, सराउंडिंग में आ गई, यहाँ पर आ गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर ज़्यादातर जो नेगेटिव चार्ज होगी वो डोमिनेट कर जाएगी और इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गई। ठीक हो गया। अब ये है कि ये तो एसिडिक बेसिक एनवायरनमेंट का मैंने आपको बता दिया, लेकिन इसके अलावा होता ये है कि अमाइनो एसिड्स जो होते हैं ना उनकी ना एक इंटरमीडिएट पीएच ऐसी आती है जिस पीएच के ऊपर जो अमाइनो एसिड डोनेट कर रहा होता है ना अपने एनवायरनमेंट को और एनवायरनमेंट से एक्सेप्ट कर रहा होता है, वो पूरा का पूरा अमाइनो एसिड के अंदर ही होता है, यानी एनवायरनमेंट की कोई जो है उसके अंदर अमल दखल नहीं होता। अब एक पीएच ऐसी आई, एक अमाइनो एसिड था, उसको मैंने एक पीएच पे ऐसी पे रखा कि जहाँ पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना उसने डोनेट किया प्रोटॉन, ये डोनेट करेगा और इन्वायरमेंट में जाने के बजाय यानी इस बीकर में आने के बजाय ये अमाइनो ग्रुप है ना यही इसको एक्सेप्ट कर लेगा। तो जब ये डोनेट करेगा इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी और ये एक्सेप्ट करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगी। ठीक है, तो अल्टीमेटली नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज आई तो सही लेकिन बैलेंस हो गई, तो इसको कहते हैं हम लोग ज्विटर आयन। ज्विटर आयन हम इसी चीज़ को कहते हैं कि जब अमाइनो एसिड के ऊपर चार्जेस बैलेंस हो जाती हैं ड्यू टू टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म आइसोमेरिज्म की एक टाइप होती है जिसमें प्रोटॉन की शिफ्टिंग होती है विद इन सेम कंपाउंड। तो यहाँ से प्रोटॉन निकला और इसी के अंदर आ गया, मतलब वही जो ओवरऑल जो प्रोटॉन है वो उसी कंपाउंड के अंदर आए। तो ये है ज्विटर आयन जो कि आइसो इलेक्ट्रिक पीएच के ऊपर मिलता है। तो अमाइनो एसिड्स जो होते हैं वो अपनी आइसो इलेक्ट्रिक पीएच के ऊपर जो है ज्विटर आयन के अंदर रहते हैं। समझ गए आप लोग? ज्विटर आयन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है ये, बज़ाहिर हमें इसके ऊपर दिख रही हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, लेकिन इलेक्ट्रिकली ये न्यूट्रल है और अमाइनो एसिड इसी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे। और आइसो इलेक्ट्रिक पीएच कौन सी होगी? वो पीएच जिसके ऊपर के ज्विटर आयन के एग्जिस्टेंस हो। ठीक है, अब आइसो इलेक्ट्रिक पीएच के बारे में आपको बताती हूँ कि बुक में दिया हुआ है कि ल्यूसीन जो है ना उसकी आइसो इलेक्ट्रिक पीएच है 6। ठीक है, अब आइसो इलेक्ट्रिक पीएच से अगर कोई भी अमाइनो एसिड है वो इससे कम पीएच में होगा तो वो बिहेव करेगा एज केटायन और उससे ज़्यादा पीएच में होगा तो बिहेव करेगा एज एनायन। ठीक है, ये वाली चीज़ मैं आपको ऊपर इन्वायरमेंट के अंदर भी अच्छे से समझा चुकी हूँ कि देखें आइसो इलेक्ट्रिक पीएच पे ये बिहेव करेगा एज ज्विटर आयन, लेकिन इससे कम में जाएगा तो ये केटायन के तौर पे बिहेव करेगा क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन, और अगर इससे कम पे जाएगा इससे ज़्यादा पे जाएगा तो ये क्या करेगा, ये डोनेट करना शुरू करेगा और बन जाएगा एक एनायन। तो ये चीज़ मैंने आपको समझा दी। अब बुक में ना आइसो इलेक्ट्रिक पीएच को कैलकुलेट करने का बताया हुआ है जिसमें पीएच पीकेए इनका रिलेशनशिप बताया हुआ है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा अपने तरीके से समझाती हूँ, मज़ीद आप इसके अंदर दिमाग अपना मतलब ना लगाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि ये चीज़ कहीं पे कैलकुलेट करने के लिए कहीं नहीं जाती, लेकिन फिर भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अब पीकेए जो है ना बुक में लिखा हुआ है, पीएच जो है पीकेए हम लोग एक की ले रहे हैं फिर दूसरे की ले रहे हैं, उनको एवरेज कर रहे हैं। तो पीकेए होता क्या है? सबसे पहले हम देखेंगे केए को समझेंगे। केए होता है डिसोसिएशन कांस्टेंट, किसका? एसिड का। यानी एक एसिड कितना डिसोसिएट होकर कितना टूट कर प्रोटॉन्स अपने सराउंडिंग के अंदर दे रहा है। जितना ज़्यादा एसिड टूटेगा उतना ज़्यादा होगा वो मतलब एसिडिक कैरेक्टर उसके स्ट्रॉन्ग होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो जितनी ज़्यादा केए होगी यानी जितना ज़्यादा डिसोसिएशन कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। तो अब ये है कि पीकेए क्या होता है। केए तो हम समझ गए, ये जो केए है ना पीकेए के अंदर ये हम समझ गए कि ये डिसोसिएशन होती है, लेकिन पीकेए क्या होता है? तो पीकेए ये होता है कि ये इस डिसोसिएशन कांस्टेंट का नेगेटिव लॉगरिथम होता है टू बेस 10। ठीक है, इसको अब हम कैसे समझ सकते हैं? इसको हमें समझ सकते हैं कि देखें आपने पढ़ा होगा एफएससी लेवल पे कि हाइड्रोजन आयन जितने ज़्यादा होते हैं उतना ज़्यादा एसिड होता है कैरेक्टर। ठीक है, अब पीएच क्या होती है? पीएच इस एच आयन का नेगेटिव लॉगरिथम होता है। ठीक है, तो हम लोग क्या कहते हैं, देखें एच आयन जितने ज़्यादा बढ़ेंगे उतना ज़्यादा एसिडिक कैरेक्टर आएगा, लेकिन पीएच क्योंकि एच आयन का नेगेटिव लॉग है तो पीएच जब बढ़ेगी तो एसिडिक कैरेक्टर्स कम होंगे। हम यही कहते हैं ना कि अगर 1 से लेकर 6 तक पीएच है तो एसिडिक है, फिर अगर 6 से 7 से फिर ज़्यादा जब 8 से ऊपर 14 तक चल जाती है तो वो वैसे हो जाती है। तो पीएच बढ़ेगी तो एसिडिटी कम होगी, एसिडिक कैरेक्टर कम होंगे। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे पीएच एच आयन का नेगेटिव लॉगरिथम होने की वजह से इसका इन्वर्स रिलेशन बन रहा है, तो वैसे ही केए का इस एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, लेकिन पीकेए क्योंकि केए का नेगेटिव लॉगरिथम है तो ये इन्वर्स रिलेशन देगा। इसका मतलब ये कि पीकेए अगर कम होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा और पीकेए अगर ज़्यादा होगी तो फिर
वीक एसिड होगा या हमें उससे बेसिक कह सकते हैं, बेसिक कैरेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक हो गया, तो ये चीज़ आप समझ गए हैं। ये मैंने यहाँ पे बता दिया है कि pKa अगर कम होगी तो स्ट्रॉन्ग एसिड है और pKa अगर ज़्यादा होगी तो स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर हम लोग वीक एसिड कहेंगे। अब ये बताया हुआ है, देखें pH का भी मैंने आपको समझा दिया और pKa का भी समझा दिया कि ये दोनों होते क्या हैं। अब pH और pKa का ना एक रिलेशन होता है, pH बराबर होती है pKa के, ये एक रिलेशनशिप है। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं ना, उसका मतलब ये होता है कि 50% प्रोटॉन्स प्रेजेंट होंगे, प्रोटोनेशन होगी 50% और 50% डी प्रोटोनेशन होंगी, यानी 50% पॉजिटिव चार्जेस होंगी, प्रोटोनेशन है तो प्रोटॉन्स हैं, और डी प्रोटोनेशन को हम लोग नेगेटिव चार्ज समझ सकते हैं। तो 50% जब दोनों चीज़ें इक्वल हो जाएंगी तो इसको ही तो हम लोग न्यूट्रलिटी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम pH को बराबर करेंगे pKa के तो इसका मतलब हमें न्यूट्रलिटी मिल जाएगी। तो अगर हम लोग अमाइनो एसिड की pH को और pKa को बराबर कर देंगे तो हमें अमाइनो एसिड की भी आइसोइलेक्ट्रिक pH मिल जाएगी, यानी न्यूट्रलिटी मिल जाएगी ना। तो अब हम लोग आइसोइलेक्ट्रिक pH कैसे मालूम करें, ये इन दोनों को कैसे बराबर करें? इन दोनों को बराबर करने के लिए पहले हम इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पता हो थोड़ी थोड़ी। तो कैरेक्टरिस्टिक ये है कि जो ये है pKa है ना, ये डिपेंड करती है टेम्परेचर वगैरह पे, यानी कोई सॉल्यूशन है उसमें माइनस है तो उसकी pKa टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अगर हम लोग टेम्परेचर चेंज करेंगे तो उसका डिसोसिएशन वगैरह चेंज हो जाएगा, अदरवाइज तो सिंपल रहेगा। लेकिन pH जो है ना वो खुद अमाइनो एसिड की इंटरनल कैरेक्टर होगा या एसिड का इंटरनल कैरेक्टर होगा, यानी जितने ज़्यादा एच आयंस वो डोनेट करे वो तो अमाइनो एसिड के खुद के हाथ में है या एसिड के भी खुद के हाथ में है। तो pH जो है ना वो प्रॉपर्टी होती है किसी भी एसिड की और ये खुद चेंज कर सकता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट है pKa, तो हम pH को इस pKa के साथ बराबर कर दें। ठीक है, अब बराबर कैसे करेंगे हम लोग कि हम लोग अमाइनो एसिड की बात करें तो उसमें दो ग्रुप्स हमें मिलते हैं, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है और एक अमाइनो ग्रुप होता है। इन दोनों का pKa हम लोग लेंगे। अच्छा, तो फिर आइसोइलेक्ट्रिक pH मालूम करने के लिए ना हम लोग वही करेंगे कि pH को pKa के बराबर करेंगे। pKa तो कांस्टेंट रहती है तो हम लोग उसके अकॉर्डिंग जो pH आएगी उसको हम कह देंगे कि दैट इज़ आइसोइलेक्ट्रिक pH। तो अब अगर अमाइनो एसिड की बात करें तो उसमें हमें दो ग्रुप्स मिलते हैं, तो दोनों की डिफरेंट pKa होगी, एक जो है एसिडिक ग्रुप होगा और एक बेसिक ग्रुप है। तो दोनों की pKa हम लोग लिखकर उसको एवरेज ले लेंगे उसका, तो दो ग्रुप्स हैं तो 2 से डिवाइड कर देंगे, फिर जो आंसर आएगा तो वो हमें pH बताएगा और हर अमाइनो एसिड के हिसाब से ये डिफरेंट होगी। जैसे अगर ल्यूसीन का केस अगर हम लोग देखें तो ल्यूसीन के अंदर 6 आता है इसका आंसर। तो अभी आपको मैं बुक से दिखा देती हूँ। ठीक है, बुक से आप देखें इसको, तो बुक के अंदर ना जी हाँ, हम लोग पहुँच गए यहाँ पर। तो ये बुक के अंदर यहाँ पर है, देखें आइसोइलेक्ट्रिक pH का बताया हुआ है सारा, ये मैं बता चुकी हूँ तो ये मैं नहीं बताऊँगी फिर से मज़ीद। फिर उसके बाद है कि आइसोइलेक्ट्रिक pH के लिए हम लोग pKa लेते हैं कार्बोक्सिलिक ग्रुप की, pKa लेते हैं अमाइनो ग्रुप की, उसको 2 से डिवाइड करते हैं और फिर ये ल्यूसीन का बताया हुआ है तो आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, ये इसके आइसोइलेक्ट्रिक pH है, इसके ऊपर ल्यूसीन जो है वो एज अ ज्वेटर आयन या जिसको हम लोग इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आयन कह सकते हैं उसके तौर पर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये है कि वही सब बताया हुआ है जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये आप रीड कर लीजिएगा। टाइट्रेशन का बताया हुआ है, तो टाइट्रेशन जो है ना, टाइट्रेशन के अंदर क्या बताया हुआ है, तो सबसे पहले टाइट्रेशन समझते हैं कि होती क्या है। टाइट्रेशन का यहाँ पे कोई अमल दखल है तो नहीं, लेकिन यहाँ पर ना टाइट्रेशन को थोड़ा सा डेफिनेशन वाइज समझते हैं। टाइट्रेशन क्या होती है कि हम लोग क्या करते हैं, एक अननोन कंपाउंड होता है ना, वो कंपाउंड की जिसकी हमें कंसनट्रेशन मालूम ना हो, तो उस कंसनट्रेशन को मालूम करने के लिए हम लोग किसी जानी पहचानी कंसनट्रेशन वाले कंपाउंड को ऐड करते हैं और जिससे हमें अननोन कंपाउंड की कंसनट्रेशन पता लग जाती है। तो अब अमाइनो एसिड की टाइट्रेशन हम करवाते हैं तो इसमें अमाइनो एसिड अननोन होगा। ठीक है, तो इसकी कंसनट्रेशन को मालूम करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बताया हुआ है कि हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड है ना उसको डालते हैं, यहाँ इस टेबल से बताया हुआ है। टेबल के ऊपर ग्राफ के ऊपर देखेंगे, ग्राफ में एक साइड पे जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है और एक तरफ pH दी हुई है। अब ये एक सॉल्यूशन था, उसमें मैंने अमाइनो एसिड डाला। अब क्या हुआ कि उसकी pH पहले कम थी, बिल्कुल 0। ठीक है, अब जैसे क्या होगा कि पहले मतलब सर्टेन pH थी उसकी, वो फॉर एग्जांपल वो एसिडिक pH के ऊपर था, 1 है pH देखें यहाँ पे, तो वो एज अ केटाइन के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। अब हमने क्या किया कि उसके ऊपर ना उसके अंदर हमने सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड डालना शुरू किया। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के डालने की वजह से जैसे जैसे कंसनट्रेशन बढ़ेगी उसमें बेसिक कैरेक्टर बढ़ेंगे, तो बेसिक कैरेक्टर बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है pH भी बढ़ेगी। तो ल्यूसीन डाला मैंने। ठीक है, ल्यूसीन जो है वो जब एसिडिक pH है तो उसके ऊपर केटाइन के तौर पर एग्जिस्ट कर रही है, पॉजिटिव चार्ज आई हुई है। अब मैंने सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला तो pH बढ़ती गई सॉल्यूशन की, बढ़ी 6 पे पहुंची, तो 6 पे ल्यूसीन जो है वो एज ज्वेटर आयन एग्जिस्ट करेगा। तो देखें पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस बैलेंस हैं और ये ज्वेटर आयन के तौर पे एग्जिस्ट कर रहा है। फिर सेम मैंने और ज़्यादा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, यहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने जो है 2 जो है इसकी कंसंट्रेशन कर दी, तो यहाँ देखिए pH जो है वो 9 तक पहुँच गई और ये बेसिक pH है और यहाँ पर जो है अमाइनो एसिड वो एग्जिस्ट करेगा एज एनायन नेगेटिव चार्ज आ गई। ठीक है, तो ये बताया हुआ है कि कैटायनिक कर्व जो है ना वो हम लोगों को ग्राफ में टाइट्रेशन के थ्रू हमें देखने को मिलते हैं। तो वो जो है ना जो है आयनिक कर्व्स जो है वो हमने देख लिए हैं, ये सारे यहाँ पर यही बताया हुआ है।
फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ना बताया हुआ है, देखें केमिकल प्रॉपर्टीज़ कुछ भी नहीं होती, केमिकल रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल रिएक्शन तो वो ग्रुप्स करेंगे जो कि उस कंपाउंड में मौजूद होंगे। तो जब हमारा अमाइनो एसिड होता है उसमें एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, एक उसके अलावा अमाइनो ग्रुप होता है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ना, इसकी वजह से जो रिएक्शंस होते हैं वो देख लेते हैं। तो क्या होता है कि अमाइनो एसिड जो है ना साल्ट बनाता है, अमाइनो एसिड साल्ट फॉर्म साल्ट जब ये रिएक्ट करता है विथ बेसिस एंड ईस्टर्स, ठीक है। अब क्या होगा कि देखिए बेसिस के अंदर आ जाते हैं मेटल्स, सोडियम हाइड्रोक्साइड में सोडियम आ गया, और ईस्टर्स जो होते हैं ईस्टर्स की भी फॉर्मेशन होती है। ये किस तरीके से होगी मैं आपको बताती हूँ। देखिए बेसिस में मेटल्स आ जाते हैं ना, मेटल क्या करते हैं वो इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं और उसकी जगह पे खुद आ जाते हैं। तो ये देखें सोडियम लग गया यहाँ पे, तो ये बन गया क्या, ये बेस बन गया उस कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है। और वहीं पर जो है अगर आर ग्रुप यानी कि हम लोग हाइड्रोकार्बन्स के अंदर आर ग्रुप कार्बन को डिनोट करते हैं, तो आर ग्रुप अगर आकर लगेगा तो वो ईस्टर्स बना देगा। जो है जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन होगा तो ईस्टर्स बन जाएंगे, और जब जो है बेसिस के साथ रिएक्शन होगा तो साल्ट बन जाएंगे, ये साल्ट बन गया, ठीक है। खैर ये कोई इतनी इंपॉर्टेंट बात है नहीं, और वही बात है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपकी पढ़ी हुई है तो ये मुझे आपको समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर है डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन में कार्बन डाइऑक्साइड के तौर पर रिमूवल होगा, ठीक है। किसका रिमूवल होगा भाई, ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ना इसका। तो अमाइनो एसिड क्या करता है, जब डीकार्बोक्सिलेशन करता है तो अमाइन बनते हैं। ये देखें ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है ना, ये C और 2 ऑक्सीजन है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में निकल जाएंगे, बाकी जो बचा तो वो बन जाएगा अमाइन, ठीक है। तो इसका बताया हुआ है कि ये रिएक्शन जो है बहुत सिग्निफिकेंट होता है। क्यों? क्योंकि इसके नतीजे में हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल अमाइंस मिलते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ना, इसको अपने जहन में रखिएगा, ठीक है। बाकी ऊपर वाला तो खैर वो ऐसे ही है। तो इस रिएक्शन के नतीजे में इंपॉर्टेंट अमाइंस बनते हैं। अमाइंस के अंदर आ जाते हैं हिस्टामीन, हिस्टामीन बनता है, ठीक है। टायरामीन आपने पढ़े होंगे, हिस्टामीन्स होते हैं ये एलर्जिक रिएक्शन के अंदर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। टायरामीन होता है, और ये गाबा आ गया, ठीक है, गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड, ये तो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है हमारा। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे डीकार्बोक्सिलेशन के नतीजे में बनते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। और किस किस से बनते हैं, हिस्टामीन बनता है हिस्टिडीन से, जब हिस्टिडीन की डीकार्बोक्सिलेशन होगी। टायरामीन जो है वो बनेगा टायरोसिन से, और ग्लूटामेट जो है उससे बन जाएगा गाबा, ठीक है। फिर उसके बाद जो है रिएक्शंस के अंदर, और अगर हम लोग देखें मज़ीद तो रिएक्शंस के अंदर हमें मिल जाते हैं अमोनिया। अगर अमोनिया के साथ हम इसका रिएक्शन करवाएंगे तो अमोनिया के साथ ये देखें ये रिएक्शन हो रहा है, तो हमें मिलेंगे अमाइड्स, ठीक है। अमाइड्स बनेंगे अमोनिया के साथ, और जब डीकार्बोक्सिलेशन होगी तो अमाइड्स बनेंगे, ठीक है। ये अमाइड्स भी हमने पढ़े थे, इसमें सिर्फ इतना बताया हुआ है। फिर अमाइनो ग्रुप का बताया हुआ है कि अगर अमाइनो ग्रुप की वजह से रिएक्शंस होंगे तो क्या होगा। देखें जो है अमाइनो ग्रुप है वो बेस के तौर पे बिहेव करता है ना। तो जैसे पहले हमने कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो एसिड के तौर पे बिहेव कर रहा था, वहाँ हमने बेस मिलाए थे तो साल्ट बन रहा था। तो वैसे ही यहाँ पर भी जो अमाइनो ग्रुप है वो बेस के तौर पे बिहेव कर रहा है, तो जब हम इसको एसिड के साथ मिलाएंगे तो एसिड और बेस मिलकर साल्ट बनाते हैं, तो यहाँ पर भी साल्ट बन जाएगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। फिर निन हाइड्रोजन का बताया हुआ है। निन हाइड्रोजन जो है ना, ये पूरा का पूरा जो है इसकी कंपोजिशन होती है, तो ये एक रिएजेंट होता है निन हाइड्रोजन हमारा, ठीक है। अब निन हाइड्रोजन के साथ जब रिएक्शन होता है ना, तो क्या होता है, पर्पल, ब्लू और पिंक कलर के कॉम्प्लेक्सेस बनती हैं अमाइनो एसिड की। यानी अमाइनो एसिड में हमने निन हाइड्रोजन ऐड किया तो ये कॉम्प्लेक्सेस देखने को मिलेंगी, जिनका कलर होगा पर्पल, ब्लू और पिंक, ठीक है। ह्यूमेंस पर्पल हम इसे कहते हैं। तो ये रिएक्शन बताया हुआ है। और निन हाइड्रोजन के अंदर फिर ये बताया हुआ है कि इसके जरिए हम लोग अमाइनो एसिड की क्वांटिटी जो है ना वो मालूम करते हैं। यानी निन हाइड्रोजन डालेंगे तो जितनी ज़्यादा ह्यूमन कॉम्प्लेक्स से ज़्यादा फॉर्मेशन होगी तो उतना ज़्यादा अमाइनो एसिड और प्रोटीन का पता लग जाएगा। फिर उसके बाद ये बताया हुआ है कि हाइड्रोक्सी प्रोलीन और प्रोलीन जो है ना ये येलो कलर देते हैं निन हाइड्रोजन में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, क्योंकि नॉर्मली तो पर्पल, ब्लू और पिंक कलर आता है ना, लेकिन यहाँ पर हमें येलो कलर मिलता है प्रोलीन में। फिर है कलर रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। तो अमाइनो एसिड कलर रिएक्शन भी देते हैं, जिसके जरिए हमें पता लग जाता है कि फला अमाइनो एसिड इसमें है सॉल्यूशन में या नहीं है, ठीक है। फिर ट्रांसअमाइनेशन का बताया हुआ है। ट्रांसअमाइनेशन क्या होता है कि हम लोग ना एक अमाइनो ग्रुप से, देखिए ट्रांस अमाइनेशन यानी अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो अमाइनो एसिड से अमाइनो ग्रुप का ट्रांसफ़र होता है और उसे कोई ना कोई कीटो एसिड है ना वो ले लेता है, और वो बन जाता है अमाइनो एसिड, और जो अमाइनो एसिड था वो बन गया कीटो एसिड। समझ गए आप लोग। तो ये फर्दर जो है आप लोग प्रोटीन अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म वाला चैप्टर होता है, ठीक है, उसके अंदर आप लोग ये बहुत डिटेल से पढ़ते हैं ना ये चीज़। तो ये यहाँ पर तो थोड़ा सा लिखा हुआ है, और ना हमारे फर्स्ट ईयर में इतना कहीं पर ट्रांस अमाइनेशन का आता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो हम सिर्फ डेफिनेशन वाइज को समझ लेंगे कि अमाइनो ग्रुप का जो ट्रांसफ़र हो रहा है अमाइनो एसिड से, और ये कीटो एसिड है ना वो इसको ले लेगा, और कीटो एसिड इसको लेकर एक नया अमाइनो एसिड बन जाएगा, और उसके नतीजे में
जो है जो पहले वाला अमाइनो एसिड है वो खुद कीटो एसिड बन जाएगा। ठीक है, मेटाबॉलिज्म में देखें, मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा डिटेल मिलती है, वहीं पे इसको पढ़ना चाहिए, यहाँ पे नहीं पढ़ना चाहिए। फिर बताया हुआ है कि ऑक्सीडेटिव डीअमाइनेशन, यानी कि अमाइनो ग्रुप रिमूव हो रहा है लेकिन उसे कोई एक्सेप्ट करने वाला नहीं है, वो अमोनिया की फॉर्म में निकलेगा। यहाँ पर तो एक्सेप्टर मिल रहा था ना अमाइनो ग्रुप का, लेकिन यहाँ कोई एक्सेप्टर नहीं होगा, तो अमाइनो एसिड जो है वो जो है ना ऑक्सीडेटिव है। इसका मतलब कि यहाँ पे NADH वगैरह यूज़ होंगे और फिर इसकी वजह से जो है ना अमाइनो ग्रुप का रिमूवल होगा और वो फ्री अमोनिया के तौर पे चला जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पर अमाइनो ग्रुप निकला लेकिन फ्री अमोनिया के तौर पे चला गया, लेकिन यहाँ पर कोई ना कोई इसको एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो ये टॉपिक हमारा हो गया यहाँ पे पूरा। और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है ना ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता, बस आप वो याद रखिएगा डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस वगैरह। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट हम लोग टॉपिक जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं।